हाँ जी, एफए फाइनेंशियल अकाउंटिंग। पेपर नंबर कौन सा है अभी आपका? सिलेबस 2022, सिलेबस 2022। और ये, हाँ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो बुक है, पेपर नंबर आपका कौन सा? कुछ आइडिया आपको? वेरी गुड। पेपर नंबर 6। पहले ये पेपर नंबर 5 हुआ करता था और अब ये पेपर नंबर क्या है? 6 है। जिसमें हम पहला जो चैप्टर, अच्छा सर एफए के अंदर है क्या क्या, एक बार फटाफट से बताओगे? मैं कहा हाँ बताएंगे ना, वैसे तो ओवरव्यू वाली क्लास मैंने रिकॉर्ड कर रखी है ऑलरेडी, फिर भी सुन लो। एफए वाले में क्या क्या आएगा? बेसिक सारा आएगा, जर्नल एंट्रीज वगैरह से लेकर फाइनल अकाउंट्स तक का सब कुछ मामला। पार्टनरशिप पढ़ रखा है आप लोगों ने, वो भी वापस आएगा। ठीक है, उसके अलावा मतलब फाइनल अकाउंट्स वगैरह सब आएगा। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, एनपीओ, एनपीओ पढ़ रखा है, वो भी वापस पढ़ने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। ठीक है ना, इसके अलावा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह मिलेंगे, ब्रांच अकाउंटिंग मिलेगा, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग मिलेगा, हायर परचेज मिलेगा। तो काफ़ी सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपके पढ़े हुए हैं और काफ़ी सारे ऐसे चैप्टर्स भी होंगे जो आपके नहीं पढ़े हुए, बीकॉम में पढ़ोगे। जिसका बीकॉम किया हुआ होता है उसको तो ऑलमोस्ट सब कुछ कहीं ना कहीं से पढ़ा हुआ रहता है। तो उसमें हम एक चैप्टर जो उठा रहे हैं, अच्छा बिल्स ऑफ एक्सचेंज वगैरह सब कुछ, जॉइंट वेंचर, कंसाइनमेंट, सब कुछ वापस रहेगा। पढ़ा हुआ है ना? लेकिन ढंग से नहीं पढ़ा था ना, इसलिए तुमको वापस में इंटर में पढ़ाएंगे। चलो, अभी देखो इंश्योरेंस क्लेम। सबसे पहले, क्या आप जानते हो इंश्योरेंस क्या होता है? हाँ, अक्षर। बीमा होता है सर। हाँ, ऑनलाइन वाले जितने भी बच्चे हैं वो मैसेज करके बताएं फटाफट, है ना, कुछ भी बताना हो। फ्यूचर में कोई लाइबिलिटी आए तो पे बैक मिल जाए। अच्छा, और कोई और अच्छे से बता सकता हो कोई? इंश्योरेंस, कभी तुमने इंश्योरेंस नहीं करवाया? हाँ, हाँ, बाइक इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस। हाँ, वैसे इंश्योरेंस नहीं करवाया। इंश्योरेंस क्या होता है भैया? हमारे हमको एक डर होता है कि कहीं हमारे साथ कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए। ठीक है ना, अभी यहाँ आया हूँ नीचे से, मेरी कार चोरी ना हो जाए, मेरी एक्टिवा चोरी ना हो जाए, ऐसा डर लगा रहता है ना तुमको भी, तो उसके लिए तुम नहीं लगता। हाँ, हम वो बस बस से छोड़ के गए थे भैया, वो बस से लेके चले गए, अब कोई डर नहीं है। ठीक है भैया। हाँ, हाँ, ये ठीक है, ये बहुत अच्छा है ना, ऐसा रिलैक्स मोड में रहते हैं बच्चे जो, हाँ, बस से आते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, ठीक है, ले जा भैया, तू ले जा, जी ले अपनी जिंदगी। एक्टिवा में चाबी छोड़ के आ जाते हैं हम तो। ठीक है, कोई ना। इंश्योरेंस क्या होता है? सिंपली भाई, इंसान को डर होता है कि नुकसान हो जाएगा। अब वो नुकसान किसी भी तरह का हो सकता है। इसके लिए क्या करता है वो इंसान? किसी से एश्योरेंस चाहता है कि भैया अगर मेरे को नुकसान हो गया तो मुझे इतना बड़ा अमाउंट एक साथ धक्का लग जाएगा, तो कोई बंदा मेरे को क्या करे, कंपनसेट कर दे। तो इसके लिए हम लोग क्या करवाते हैं फिर? इंश्योरेंस करवाते हैं कि भैया इंश्योरेंस कंपनीज है बनी हुई, हम कहते हैं कि देखो जी अगर ये पर्टिकुलर टाइप का नुकसान हुआ तो आप मुझे क्या करना, कंपनसेट कर देना। अब कंपनसेट क्यों करेगा? जब आप उसको प्रीमियम वगैरह दोगे। अब इस चैप्टर में हमें क्या जानना है, एफए के इस चैप्टर में हमें क्या सीखना होगा? कोई अकाउंटिंग नहीं है ना इस चैप्टर में, कोई अकाउंटिंग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है। हमें क्या पता करना है कि अगर कोई लॉस अराइज होता है तो उस केस में क्लेम कितना बनेगा, उस केस में क्लेम कितना बनेगा। और इस चैप्टर में हम दो तरह के लॉसेस की बात करेंगे। एक तो लॉस ऑफ स्टॉक, कि भैया अगर गोडाउन में स्टॉक पड़ा है, आग वाग लग गई हो, तो उस केस में अगर माल जल गया हो, खत्म हो गया हो, तो हमारे को कितना क्लेम मिलेगा, दैट इज लॉस ऑफ स्टॉक। दूसरा कौन सा मिलेगा? लॉस ऑफ प्रॉफिट। वेरी गुड, लॉस ऑफ प्रॉफिट, कि भैया हमारा सेल डिस्टर्ब हो गया, आग लग गई, 2 महीने तक काम नहीं कर सके, 2 महीने तक हमारी सेल डिस्टर्ब रही। अब सेल डिस्टर्ब रही तो क्या होगा? प्रॉफिट का भी तो नुकसान होगा, जो प्रॉफिट हम कमा सकते थे वो नहीं कमा पा रहे। तो इस प्रॉफिट के नुकसान के लिए भी इंश्योरेंस करवाया जा सकता है, दैट इज लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। क्लियर है? तो अपने को दो ही तरह का पॉलिसी पढ़ना है, लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी, और कुछ नहीं। क्लियर? ओके, हम कोई बाइक इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस वगैरह वो सब नहीं करने वाले हैं। चलो लिखो मेरे साथ साथ। हाँ प्रियांशु, देखो, लिखिएगा। सबसे पहले तो लिखिए इंश्योरेंस क्या है। इंश्योरेंस, डेफिनेशन टाइप लिख लेते हैं एक बार। इंश्योरेंस बीइंग अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी
कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कि भैया अगर नुकसान हुआ आपको तो हम पे करेंगे. द क्लेम फॉर लॉस इज द क्लेम फॉर लॉस इज रेस्ट्रिक्टेड, जिसमें क्लेम आपको हद से हद कितना मिल सकता है. द क्लेम फॉर लॉस इज रेस्ट्रिक्टेड टू द एक्चुअल लॉस ऑफ एसेट. टू द एक्चुअल लॉस ऑफ एसेट. सर इसका मतलब क्या हुआ कि क्लेम इतना मिलेगा जितना नुकसान हुआ है. मतलब अगर आपका स्टॉक 2 लाख का था जो खत्म हो गया, आपने पॉलिसी 5 लाख का करवा रखा है, क्लेम कितने का मिलेगा? 2 लाख का ही, क्योंकि जितना नुकसान हुआ है उतना ही आपको कंपनसेट किया जाएगा. ऐसा नहीं है कि आपने 5 लाख का इंश्योरेंस करवा रखा तो आपको 5 लाख रुपए दे दी जाएंगे. क्लियर है? ओके, नेक्स्ट. इन दिस चैप्टर we will discuss two types of claim. Two types of claim. पहला, claim for loss of stock और दूसरा claim for loss of profit. Claim for loss of stock and दूसरा claim for loss of profit. ओके, जिसमें आज हम किसके बारे में बात करेंगे? यस, क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक. क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक. बड़ा ही आसान है और क्वेश्चन ज्यादा इसी से आते हैं. किससे? लॉस ऑफ स्टॉक से, बजाय लॉस ऑफ प्रॉफिट के. हाँ जी, लॉस ऑफ प्रॉफिट के बजाय लॉस ऑफ स्टॉक के क्वेश्चंस ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं. मैं ये नहीं कह रहा कि लॉस ऑफ प्रॉफिट आएगा नहीं, कभी भी मैं ये नहीं कहूंगा कि ये वाला छोड़ के चले जाओ, कभी नहीं. क्योंकि आपके इंस्टीट्यूट वाले कभी भी कुछ भी दे सकते हैं ना, तो ऐसा कभी नहीं बोलना कि हाँ ये छोड़ गया. और आपको ऐसा काम करना भी नहीं है कि ये छोड़ के चले जाएंगे. जब सब कुछ पढ़ाया जा रहा है तो ऑब्वियसली सब कुछ ही पढ़ के जाना है और सब कुछ कवर करना है. ओके, हाँ, इंपॉर्टेंट क्या रहता है ज्यादा वो बता सकते हैं कि हाँ ज्यादा चांसेस इसके हैं. ठीक है, तो क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक. सर कैसे होगा इसके अंदर कैलकुलेशन? से पहले कि मैं आपको स्टेप्स लिखाऊं, पहले दिमाग से चलते हैं. सोचो, कभी स्टॉक का नुकसान हो गया तो उस केस में क्लेम कितना मांगा जाएगा? कैसे मांगोगे? गोडाउन में बहुत सारा माल पड़ा था. हाँ जी, पड़ा था. आग लग गई, खत्म हो गया. इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मांगना है कि लाओ जी इतना नुकसान हो गया. इंश्योरेंस कंपनी कहेगी बताओ कितना नुकसान हो गया. तो कितना नुकसान हो गया तो आपको क्या पता करना होगा? जिस टाइम आग लगी थी उस टाइम गोडाउन में स्टॉक कितना था. वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर. आपको क्या पता करना होता है? वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर. लिखना नहीं है अभी ना, वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर पहले सिर्फ समझना है. तो ऑब्वियसली मैं ये देखूंगा कि अच्छा क्लेम कितना मांगना है. सही बोल रहा है इंश्योरेंस कंपनी की, भैया स्टॉक तो बताओ कितना है. वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर पता करेंगे. ठीक है जी, पता करेंगे. पता करने के लिए क्या दे रखा होगा? कुछ ना कुछ डेटा तो अपने को दे रखा होगा, उसी से हम पता करेंगे. अच्छा जी, मान लीजिए वो था 5 लाख रुपए. वैल्यू स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर था 5 लाख रुपए. क्या सारा का सारा माल जल गया? इंश्योरेंस कंपनी ने पूछा. आपने कुछ एफर्ट नहीं डाले क्या? जब आग लगी थी आप कहाँ थे? आप बुझाने आए होंगे, कोई मिट्टी डाली होगी, कोई पानी डाला होगा, कुछ तो हुआ होगा. क्या कुछ भी माल नहीं बचा? कोई लेकर भागा होगा सामान को. भागा होगा मतलब बचाने के लिए, चोरी के लिए नहीं. हाँ, तो लेकर भागा होगा मतलब बचा के लाया होगा. मैंने कहा हाँ बचा के लाया ना. कितना बचा के लाया ये बताओ? दैट इज सेल्वेज्ड गुड्स.
मैं कहा देखो जी 50,000 का माल तो हमने ना अपने एफर्ट्स करके बचा लिया, तो एक्चुअल नुकसान कितने का हुआ है? 4.5 लाख का। लॉस ऑफ स्टॉक बोल सकता हूं। एक्चुअल लॉस कितने का हुआ है? 4.5 लाख। अब आप क्या चाहते हो? 4.5 लाख का क्लेम चाहते हो? हाँ सर 4.5 का क्लेम चाहते हैं। मैंने कहा चाहते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या तुमने इतना पॉलिसी ले रखा है? क्या तुमने सफिशिएंट अमाउंट का पॉलिसी ले रखा है? मान लो तुमने पॉलिसी ले रखा है, इफ पॉलिसी इज टेकन, स्टेप्स बाद में लिखेंगे, पहले से समझो। अगर आपने पॉलिसी ले रखा था, मान लीजिए 6 लाख रुपए का, पॉलिसी ले रखा था कितने का? 6 लाख रुपए का। ओके, तो बताइए आप अपना दिमाग लगाकर कि आपको क्लेम कितना मिलेगा? 4.5 लाख का क्लेम मिल जाएगा। हाँ सर हमने सफिशिएंट पॉलिसी ले रखा है तो हमको पूरा क्लेम मिल जाएगा, 4.5 लाख रुपए का मेरा क्लेम बनेगा। अच्छा, अगर आपने पॉलिसी ले रखा हो, मान लीजिए इफ पॉलिसी इज टेकन फॉर ₹4 लाख, तो अब आपको क्लेम कितना मिलेगा? 4 लाख का। अच्छा, और कोई ऑनलाइन वाला बच्चा आंसर करो, स्टूडेंट्स जो भी हैं ऑनलाइन। हाँ जी, अदिति, आदित्य, अक्षिका, अरहम, भाविका, दिलराज, खुशी, लवी, लक्ष्मण, महेश, माही, प्रेरणा, राजुल, प्रियांशु, रोहित, सानिया, सृष्टि एंड और भी बाकी। अदिति और आदित्य ने कहा है 4 लाख, अरहम ने कहा 4 लाख, लवी ने कहा 4 लाख, आदित्य जैन और आदित्य सोनी दोनों ने 4 लाख कहा है। ठीक है जी, सब बच्चे 4 लाख बोल रहे हैं। प्रेरणा, दिलराज, लक्ष्मण, विधि, सानिया, महेश, राहुल, वेरी गुड, बड़ा अच्छा लगा सब लोगों ने रेस्पॉन्स किया। रेस्पॉन्स करोगे तो आपको भी फील नहीं होगा कि हम लोग घर पे बैठे, और मैं तो कहता हूँ डायरेक्ट मैसेज की जगह एवरीवन पे करो, ताकि पता रहे कि हाँ भैया हम लोग सब लोग एक क्लास जैसा ही माहौल रहे। तुम लोगों को तो मिलता ही है वैसे भी, जो घर पे बैठे उनको एक ही तरीका होता है कि भाई वो मैसेज करें तो एक दूसरे का रीड कर सके, हाँ यार इसने क्या किया, इसने क्या किया। ओके, वाकई में 4 लाख का मिलना चाहिए। ओके, जरा चेक करते हैं क्लेम। तुम कह रहे हो 4 लाख का, ठीक है जी। सबसे पहले बात करते हैं नुकसान कितने का हुआ था? 4.5 लाख का। ठीक है जी, तुमने पॉलिसी कितने का करवा रखा है? 4 लाख का। उस दिन गोडाउन में स्टॉक कितना था? अच्छा जी, हाँ 5 लाख का स्टॉक था। 4 लाख की तुमने पॉलिसी ले रखी है, मतलब 80% पॉलिसी ले रखी है। 20% तो ऐसा माल था ना जिसका तुमने इंश्योरेंस ही नहीं करवा रखा था। तो तुम ये कैसे कह सकते हो मैं तुमको पूरा क्लेम क्यों दूं? जो माल जला क्या वो मेरा वाला ही जला, तुम्हारा नहीं जला माल? ठीक है ना? हाँ, बताओ, क्या तुम्हारा माल नहीं जला? पनिशमेंट मिलना चाहिए ना। तुमने इंश्योरेंस माल रखते हो 5 लाख का, इंश्योरेंस करवाया 4 लाख का, 80% इंश्योरेंस करवाते हो, 20% इंश्योरेंस ही नहीं करवाते, और अब चाहते हो कि तुमको पूरा क्लेम 4 लाख का पॉलिसी अमाउंट है वो पूरा मिल जाए। पॉसिबल नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी कहती है यहाँ पर एवरेज क्लोज अप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एवरेज क्लोज अप्लाई हो जाएगा, तुमको पनिशमेंट तो मिलेगा। तुमने 80% माल का इंश्योरेंस करवा रखा था, 5 लाख रखते हो गोडाउन में? हाँ सर 5 लाख रखते हैं ना, वैल्यू स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। इंश्योरेंस कितने का करवा रखा था? सिर्फ 4 लाख का, 80%। तो ऑब्वियसली तुमको क्लेम भी सिर्फ 80% ही मिलेगा। तो 4.5 लाख का 80% देखना, 450 का 80% कितना आता है? 3,60,000। ओके जी, हाँ प्रेरणा 3,60,000, तो तुमको क्लेम कितना मिलेगा? 3,60,000। लॉजिक है कि नहीं है बात में? ओके, ये सब सर अपन स्टेप्स में लिखेंगे। ओके, सर अब हाँ, सर हाँ बोलिए। सर ये समझ में नहीं आया, बार वापस से बता। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? प्रियांशु। प्रियांशु, प्लीज मैसेज करके बताया करो ना, है ना? चलो देखो,
प्लीज रिपीट ऐसा लिख दिया करो। समझ में ऐसा है कि भैया सिंपल सी कहानी है कि गोडाउन में माल पड़ा था टोटल 5 लाख का, जिसमें से तुमने इंश्योरेंस करवा रखा था 4 लाख का, और 1 लाख का तुमने इंश्योरेंस नहीं करवा रखा था। फिर जब आग लगी तो माल तो सारा का सारा इफेक्ट हुआ। तुम कुछ 50,000 का माल बचा भी लिए, ओके, तो क्या तुमने भाग के वही वाला माल बचाया जिसका इंश्योरेंस नहीं हो रखा था, या उसमें से भी कुछ बचाया होगा कि जिसने इंश्योरेंस करवा रखा होगा? इंश्योरेंस कंपनी कहेगी भैया तुमने ये 50,000 का माल जो बचाया है, क्या तुमने सिर्फ तुम्हारा वाला बचा लिया? जिसका इंश्योरेंस नहीं करवा रखा था वो फटाक से भाग के गए अंदर और तुम बचा के लेके आ गए, और मेरा वाला बोल रहे हो कि पूरा 4 लाख का नुकसान हो गया, लाओ जी क्लेम दो 4 लाख का। ऐसा क्या? ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। जब तुम बचाने गए थे ना माल, जब तुम 50,000 का माल बचा के लेके आए थे, तो हम ये मानेंगे कि वो जो तुम बचा के लेके आए हो ना, उसमें से 40,000 का तो हमारा वाला है और 10,000 का तुम्हारा वाला है, जिसका इंश्योरेंस तुमने नहीं करवा रखा था। किस रेशियो में देखा जाएगा माल को? उसी रेशियो में देखा जाएगा जिस रेशियो में तुमने इंश्योरेंस करवा रखा था। तुमने 5 लाख के माल में से 4 लाख का इंश्योरेंस करवा रखा था, 80%। तो जो तुम बचा के लेके आए हो 50,000, उसमें से भी हम ये देखेंगे कि 80% हमारा वाला और 20% तुम्हारा वाला है। तो 4 लाख में से भैया 40,000 तो तुम हमारा वाला माल बचा के लेके आए, अभी हम तुमको क्लेम कितना देंगे? सिर्फ 3,60,000। ये दूसरा तरीका समझने का। क्लियर है वाली चीज? ओके, चलिए, तो ये समझाने के लिए बताया, बाकी इसको यूज नहीं करेंगे अपन इस तरीके सर से। हाँ बोलिए। सर एक बार नोट करना दिखा दो। नोट नहीं करना, आप सुने नहीं ठीक है। शायद। नोट नहीं करना, मैंने बोला था ना कि नोट नहीं करना। मैं स्टेप्स नहीं लिखा रहा, मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी चीज को पहले विजुअलाइज किया जाता है, फिर जाके उसको लिखा जाए, समझा जाए, तो वो क्या चीजें याद हो जाती है। ठीक है, तो अभी अपन सिर्फ विजुअलाइज कर रहे हैं। हम देख रहे हैं उस गोडाउन में आग लग गई है, कैसे भागम भाग मच रही है, तुम्हारे आंखों के सामने था कैसे भाग रहे थे लोग बचाने के लिए। दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था तुमको? दिखा? किस किस को दिखा? 1 2 3। जिस जिसको दिखा वो मन से पढ़ रहे हैं, जिस जिसको नहीं दिखा वो यहीं डीसीसी में बैठा है। ठीक है, तो डीसीसी में बैठे हो, ठीक है। नहीं सर, हम वो दूसरी वाली पार्टी है जो इंश्योरेंस कंपनी है। हम भागने बचाने वाले में नहीं थे। हम, आप आओ तो सही, हम क्लेम देंगे आपको। ठीक है, कोई ना। हाँ, अलग अलग पार्टी बन सकते हैं ना। अक्षय तुम वाली, लगता है वही वाली पार्टी बने दिखते हो। अच्छा ठीक है। अब ये आती है कि भैया गोडाउन में स्टॉक कितना है? गोडाउन में स्टॉक कितना है? 5 लाख का। ये कहां से निकाला आपने? ये कहां से पता चला? काउंट तो कर नहीं सकते, 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 लाख का माल नहीं कर सकते ना। क्यों? क्योंकि वो तो जल गया। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे कि 5 लाख का माल है? सर इसके लिए ना हमको डेटा गिवन होंगे। आग लगी थी कब? सर आग लगी थी 30 जून, मान लीजिए 30 जून 2022 को। तो उस दिन का मुझे स्टॉक चाहिएगा। तो एक काम करते हैं, 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक का एक ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं। आपको इंफॉर्मेशन गिवन होगा, टेंशन नहीं। आपको 1 अप्रैल के रिगार्डिंग ओपनिंग स्टॉक गिवन होगा कि पिछले साल हमारा क्लोजिंग कितना था। वो तो कहीं ना कहीं स्टोर किया हुआ डेटा मिल जाता है ना। फिर आप देखोगे कि अप्रैल से लेकर जून तक आपने क्या क्या और माल खरीदा, उसमें से क्या माल आपने बेच दिया। कुछ अगर डायरेक्ट खर्चे वगैरह हुए हो तो कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह वो भी चेक कर लोगे कि भैया ये हमारे खर्चे वर्चे हुए थे। पूरा ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है ना। अच्छा, और ग्रॉस प्रॉफिट भी आपको लिखना पड़ेगा पहले। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा सर? आप पास्ट ईयर्स में कितना ऑन एन एवरेज कमाया करते थे? सर हमारा पास्ट ईयर का एवरेज है कि हम 20% तो सेल्स पे कमाते ही थे। सेल्स पे 20% तो हम कमाते ही थे। ओके, तो ये रही सेल्स इस बार की, अप्रैल मई जून। उस सेल्स पे वही वाला जीपी रेट आपको क्या करना है? अप्लाई कर देना है, जिससे आपको ग्रॉस प्रॉफिट लिख दोगे, बाकी सारे डेटा आपको गिवन ही होंगे। बैलेंसिंग फिगर में क्या आ जाएगा? स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर 30 जून 2022, 5 लाख रुपए इस तरीके से आएंगे। समझ में आया? जीपी रेट भी कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? जीपी रेट या तो गिवन होगा या फिर पिछले सालों का कोई ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होगा तो बना देंगे, वैसे जीपी रेट पता कर लेंगे। अब 1 बाय 1 स्टेप्स लिखते हैं। समझ में आई कहानी कि कैसे अपने को पता करना है वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, कैसे अपने को क्लेम वगैरह कैलकुलेट करना है फॉर द लॉस ऑफ स्टॉक।
अब मैं ये सब चीजें हटाता हूं और आपको स्टेप बाय स्टेप लिखवाता हूं। हाँ विनीशा, एक बार फिर रिपीट हो जाएगा, अभी स्टेप्स लिखेंगे ना तब, ठीक है, टेंशन नहीं। हाँ देखो, अब वन बाय वन स्टेप्स लिखो। अब आपको क्लिक हो जाएगा सब कुछ। लिखो सबसे पहले स्टेप 1, किस तरीके से क्लेम कैलकुलेट किया जाएगा। स्टेप 1, कैलकुलेशन ऑफ, सबसे पहले अब आप बताओ आपको क्या लगता है सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? जीपी रेट। पिछले सालों में हमने किस रेट से कमाया, तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेट। गिवन होगा तब तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं गिवन होगा तो कैलकुलेट करना पड़ेगा कि पास्ट ईयर्स में हमने क्या कमाया। ये जीपी रेट क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? ताकि इस बार हमारी सेल्स में हम इसको अप्लाई कर सकें और जीपी का अमाउंट कैलकुलेट कर सकें, ताकि बैलेंसिंग फिगर में स्टॉक का कैलकुलेशन आ सके। कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेट लिखो इसमें। फर्स्ट, इट कैन बी गिवन इन क्वेश्चन, इट कैन बी गिवन इन क्वेश्चन। ये तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा सर, अगर ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ हो तो हमारा स्टेप पहला कंप्लीट हो जाएगा। और if GP rate is given for more than 1 year, if GP rate is given for more than 1 year, मान लीजिए 1 साल से ज्यादा के लिए आपको दे रखा हो जीपी रेट, तो उस केस में आप क्या करेंगे? देन एवरेज ऑफ जीपी रेट, एवरेज ऑफ जीपी रेट is to be calculated, is to be calculated. For example, आपको जीपी रेट्स गिवन है, जीपी रेट्स फॉर ईयर 1 15%, फॉर ईयर 2 पिछले सालों की, पिछले 3 सालों की आपको जीपी रेट्स गिवन है, मान लीजिए ईयर 2 21%, ईयर 3 18%। तो क्या मानोगे आप, आपको 3 सालों का एवरेज करना पड़ेगा ना, 3 सालों का जीपी रेट गिवन है तो 3 सालों का एवरेज करना होगा। तो क्या करेंगे आप सॉल्यूशन में, एवरेज रेट कैसा कैलकुलेट करेंगे? सो एवरेज रेट ऑफ जीपी या एवरेज जीपी रेट, सिंपली क्या करना होगा, तीनों को ऐड करना है, 15 प्लस 21 प्लस 18 और डिवाइड बाय क्या कर देंगे 3। देखो कितना आ रहा है 18%, 18%। तो अगर जीपी रेट क्वेश्चन में दे रखा हो तब तो बेस्ट है, नहीं दे रखा हो, एक से ज्यादा सालों का दे रखा हो तो हम एवरेज कर लेंगे। ओके, और कुछ सर? मैंने कहा हाँ और भी है। और क्या, मतलब अलग अलग सिनेरियो लिखवा रहा हूं कि क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकता है। तीसरा, मान लो पिछले सालों की जीपी रेट भी नहीं दे रखी हो, एक से ज्यादा ईयर्स की, पिछले साल के अपने को क्या दे रखे, डेटा दे रखे, पिछले साल ओपनिंग स्टॉक इतना, पिछले साल परचेजेज इतनी, पिछले साल सेल्स इतना, पिछले साल डायरेक्ट एक्सपेंसेस इतना, पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक इतना। तो क्या पिछले साल का ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हो? और फिर ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा तो जीपी रेट भी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। तो चलिए बनाते हैं पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट। तो लिखो, तीसरा है प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द लास्ट ईयर, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द लास्ट ईयर। ओके,
पिछले साल का क्या कर लीजिए आप, ट्रेडिंग अकाउंट बना दीजिए। ट्रेडिंग अकाउंट बनाना आता है? हाँ सर, ट्रेडिंग अकाउंट क्यों नहीं आता? ये लीजिए जी, ट्रेडिंग अकाउंट एज ऑन या फॉर द ईयर एंड डेट? श्योर? कौन बोला एज ऑन? अच्छा, गलत। पता है क्यों? एज ऑन क्या होता है, उस पर्टिकुलर डेट को, जैसे बैलेंस शीट, बैलेंस शीट क्या होती है, एज ऑन उस पर्टिकुलर डेट को कैश बैलेंस इतना है, उस पर्टिकुलर डेट को बैंक बैलेंस इतना है, उस पर्टिकुलर डेट को हमारे डेटर्स इतने हैं, उस पर्टिकुलर डेट को हमारे क्रेडिटर्स इतने हैं। सो एज ऑन। ट्रेडिंग पीएनएल क्या बनेगा, फॉर द ईयर एंडेड। क्यों? ड्यूरिंग द ईयर हमारी परचेजेज इतनी है, पूरे साल भर में हमारी सेल्स इतनी हुई, इसलिए फॉर द ईयर एंड। पूरे साल भर में हमारे खर्चे इतने हुए, सो फॉर द ईयर एंडेड। क्लियर है? अब रटना नहीं पड़ेगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट पिछले साल का, फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड, जो भी अपने को क्वेश्चन में गिवन होगा। हाँ जी, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक। पिछले साल ओपनिंग स्टॉक क्या था, पिछले साल की परचेजेस क्या थी, पिछले साल डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या क्या थे, वेजेस वगैरह, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन। पिछले साल की सेल्स कितनी थी, पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक कितना था। ये सारे डेटा मुझे मिल गए। कहीं ना कहीं फाइलिंग तो किया हुआ होता ही अपने डेटा, तो वो डेटा तो मिल जाते हैं। ओके, हाँ जी। क्या हमारे पास बैलेंसिंग फिगर में ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा? यस, टू ग्रॉस प्रॉफिट, कि पिछले साल हमारा जीपी कितना रहा था, बैलेंसिंग फिगर। ओके, लगा दीजिए टोटल। ग्रॉस प्रॉफिट। अब अगर जीपी आ ही गया है हमारे पास, तो हम क्या कर लेंगे, जीपी रेट भी कैलकुलेट कर लेंगे। जीपी रेट कैसे आएगा सर? जीपी रेट बचपन में रेशियो चैप्टर पढ़ा है क्या? हाँ सर, जीपी अपॉन सेल्स इनटू 100, ये हमारे पास आ जाएगा जीपी रेट। तो जो भी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होगा अपॉन सेल्स इनटू 100, ये अभी तक हम पहला स्टेप ही कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेट, जिसमें अलग अलग तरीके से या तो गिवन होगा, या एक साल से ज्यादा का गिवन होगा तो एवरेज कर देंगे, या पिछले साल के डेटा गिवन होंगे तो हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर जीपी रेट कैलकुलेट कर देंगे। ओके सर, अगर हमको जीपी रेट गिवन तो हो लेकिन कॉस्ट पर गिवन हो, तो लिखो इफ जीपी रेट गिवन ऑन कॉस्ट, अगर कॉस्ट पे गिवन होगा तो आप उसे सेल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? ओके, जीपी रेट ऑन सेल्स। इससे पहले कि मैं इसका फॉर्मूला लिखवाऊं, आप मेरे सवालों का जवाब दो। इफ जीपी रेट गिवन ऑन कॉस्ट देन, क्योंकि फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, समझना चाहिए। तो देखो, आप मेरे क्वेश्चन का आंसर करो, लिखना नहीं ये वाला। मान लीजिए आपको जीपी रेट दे रखा है कॉस्ट पे 25% ऑन कॉस्ट, तो सेल्स पे कितना होगा? आप कॉस्ट पे 25% कमाते हैं तो सेल्स पे कितना कमाते हैं? हाँ, 20%। मस्त रटा हुआ है ना ये वाला। हाँ, इधर 25 तो इधर 20, है ना? हाँ चलो ठीक है, वेरी गुड। ओके, ऑनलाइन में कौन कौन? हाँ खुशी, ओके 20%, ठीक है। लेकिन सर ये बनता कैसे है, आज तक समझ में नहीं आया। रट तो लिया था, समझ में नहीं आता। तो सुनो कैसे होगा।
25% आप कॉस्ट पे कमाते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना एक इक्वेशन के बारे में। क्या ये इक्वेशन के बारे में आप जानते हैं? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स, जानते हो ना? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स। और मुश्किल भी नहीं है सर, कॉस्टिंग है, उसमें प्रॉफिट जोड़ेंगे तो माल बेचा कितने में वो आ जाएगा। ओके, अब आप कॉस्ट पे 25% कमाते हैं, तो आप कॉस्ट को 100 एज्यूम कर लीजिए, क्योंकि जिस पर भी परसेंटेज गिवन होता है उसको 100 एज्यूम कर लेते हो तो आसान ही रहता है। तो कॉस्ट को 100 एज्यूम किया, 100 रुपए अगर मैं कॉस्ट पे कमाता हूं, 100 रुपए की कॉस्टिंग पे अगर मैं कितना कमाता हूं? 25%, कितना? 25 रुपए। 100 क्यों एज्यूम किया सर? क्योंकि 100 का परसेंटेज निकालना मेरे लिए क्या होता है? आसान होता है। 100 का 25% 25 रुपए, 100 का 40% 40 रुपए। क्लियर? तो 100 रुपए कॉस्ट एज्यूम कर लिया, उस पर मैं क्या कमा रहा हूं? 25%। 25 रुपए कमाता हूं तो मेरी सेल्स कितनी रहेगी? 125। तो मैं सेल्स पे कितना कमाया? सर मेरा प्रॉफिट है 25 रुपए ऑन सेल्स, 125 रुपए। 125 रुपए का माल बेचता हूं और उस पर कितना कमाता हूं? 25 रुपए कमाता हूं। तो मेरा परसेंटेज कितना हो गया? सर प्रॉफिट है 25 ऑन सेल्स 125, देखना कितना परसेंटेज हुआ? 20%। मुश्किल है क्या? पक्का? पूछ लूं कुछ भी? चलो एक और ट्राई करो। हाँ, ये कोई बच्चे ने माइक चालू करके बैठ गया है। रियलमी। हाँ, नए नए हो आप लोग, धीरे धीरे सीखोगे तो थोड़ा ध्यान रखो ना। ओके, मान लीजिए आप कॉस्ट पे कमाते हैं 50%, या 50 नहीं, आप कमाते हैं 33.33333333% कॉस्ट पे। तो बताइए सेल्स पे कितना? बस गड़बड़ हो गया ना, रटने से गड़बड़ हो जाता है, इसीलिए लिख के। हाँ बताओ जी। खुशी? हाँ सही था, 25। ठीक है, 25 करेक्ट था। थोड़ा सा डराना तो पड़ता है ना, तुमने एक बार में आंसर दे दिया, वो लोग भी हाँ करते हैं, हाँ में हाँ मिला देंगे, एटलीस्ट उन्होंने कैलकुलेटर तो चलाया। 25%। कैसा? वापस वही, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू, हाँ वेरी गुड ऑनलाइन वालों, अदिति, लवी, अक्षिका, लक्ष्मण, प्रेरणा, खुशी। हाँ जी, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स। अच्छा जी, कॉस्ट क्या मान लो? 100। तो 100 पे क्या कमाते हो रक्षा? 33.33। तो उस केस में हमारी सेल्स कितनी होगी? 133.33। तो आप देख लो बस कि भैया मैं प्रॉफिट कमाता हूं 33.33 ऑन सेल्स 133.33। तो प्रॉफिट ऑन सेल्स अगर मैं देखूं परसेंटेज कितना कमाया, तो 133 रुपए 33 पैसे पे 33 रुपए 33 पैसे कमा रहा हूं, कितना परसेंटेज हुआ? इट इज 25% ऑन सेल्स। मुश्किल है क्या? इक्वेशन बना के कर सकते हो ना कभी भी, और इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे कभी, ठीक है, जब जब जरूरत पड़ेगी। सॉरी। चलो देखो, तो सर फॉर्मूला क्या लिखे यहां पर? तुम्हारे अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या बना? 25% क्या था? रेट अपॉन 100 प्लस रेट, बन गया फॉर्मूला। 33 क्या था? रेट अपॉन 100 प्लस रेट, लिख लेते हैं फॉर्मूला। तो आपको जीपी रेट गिवन हो अगर किस पर? ऑन कॉस्ट, तो ये जो रेट दे रखा होगा उसको डिवाइड कर देना 100 प्लस रेट से। रटना नहीं, ये लिख जरूर रहे हैं लेकिन हम अपने दिमाग का यूज करेंगे, हम अपने इक्वेशन का यूज करेंगे हर जगह। ओके, इनटू 100, सिंपल। तो अगर हाँ, पहला स्टेप क्या था हमारा? कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेट। रेट कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेट, हाँ जी, लिख लीजिए, किसी ने नहीं लिखा है तो। नक्की पहला स्टेप? ओके सर, ये पहला स्टेप क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं जीपी रेट? हम फिर से भूल गए हैं, मैंने कहा फिर से बता देता हूं। स्टेप नंबर 2 के लिए, स्टेप नंबर 1 क्यों कैलकुलेट किया? ऑब्वियसली स्टेप नंबर
2 के लिए। और स्टेप नंबर 2 क्या है, लिखो। हाँ, स्टेप नंबर 2 हमको पता करना है स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। तो लिखो कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। जिस दिन आग लगा उस दिन गोडाउन में स्टॉक कितना था। वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, जैसे हमारे एग्जांपल में हमने कब लगवाई थी आग, 30 जून 2022 को। तो 30 जून 2022 को स्टॉक कितना है गोडाउन में, ये पता करना है। ये पता करने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। बनाना ट्रेडिंग ही है बट उसका नाम क्या रख दिया है, मेमोरेंडम। क्यों, क्योंकि हम उससे जीपी नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, उससे हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, स्टॉक कैलकुलेट कर रहे हैं। क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट किया जा रहा है ऑन द डेट ऑफ फायर। ओके, तो नाम रख दो इसका मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। कहां से कहां तक का बनेगा, फॉर द पीरियड फ्रॉम ऑब्वियसली इस साल की शुरुआत से, जब आग लगी 30 जून 2022 को, उसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2022 से कब तक, आग लगी उस दिन तक, 30 जून 2022 तक। यहां लिख दो फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर टू द डेट ऑफ फायर, टू द डेट ऑफ फायर। आग लगी उस दिन तक का मुझे बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट, ताकि जिस दिन आग लगी उस दिन का स्टॉक मुझे पता चल जाए। बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट कैसा बनेगा सर, वैसा ही बनेगा जैसा पहले बनाया था। क्या क्या, हाँ जी, ओपनिंग स्टॉक जो पिछले बार का क्लोजिंग था वो इस बार का ओपनिंग हो जाता है। इस बार की परचेजेस, आग लगने की तारीख तक आपने कितना सामान खरीद लिया था स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से, टू परचेजेस, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, आग लगने की तारीख तक आपके कितने डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो रखे हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। बाय सेल्स, आपने माल कितने का बेच दिया आग लगने की डेट तक, इतना माल तो आपके गोडाउन से चला गया है, जो बेच दिया उतना माल तो आपके पास से चला गया, तो उसका नुकसान नहीं हुआ। अच्छा एक बात बताओ, सेल्स के अलावा भी कहीं पे माल भेज रखा है क्या, मैंने कहा हाँ, सेल्स के अलावा भी मैंने माल भेज रखा है। किसको, मैंने अक्षर को माल दिया था 2 दिन पहले ही। मैंने कहा देखो अक्षर, अच्छा लगे तो रख लेना वरना 10 दिन में वापस लौटा देना। सेल ऑन रिटर्न बेसिस, सेल ऑन रिटर्न बेसिस। इसको सेल नहीं मानते अपन, लेकिन फिर भी ये माल तो मेरे गोडाउन से चला गया ना, आग लगने से बच गया ना, भला हो अक्षर का कि वो मेरे, हाँ यहाँ पे शॉपिंग करने आया और मैंने उसको इस तरीके से माल बेचा, ये बच गया है मेरा माल। ओके, तो इसको भी लिख दो, बाय स्टॉक sold on, by stock sold on सेल और रिटर्न बेसिस, सेल और रिटर्न बेसिस। अच्छा लगे तो रख लेना वरना वापस लौटा देना। ऐसा मैंने नेक काम किया तो ये गोडाउन से मेरा स्टॉक बाहर चला गया और ये जलने से बच गया। ओके, अच्छा एक और काम करता हूं, मैं जितना माल खरीदता हूं ना, मैं राजस्थान से हूं, मेरा गुजरात में भी काम है। गुजरात में मैंने एजेंट अपॉइंट कर रखा है मेरा, कंसाइनी। मैं यहां से क्या करता हूं, उसको माल भेजता हूं और वो वहां पे माल बेचता है। तो ये जो मैंने माल खरीदा था ना ये वाला, इसमें से कुछ माल मैंने उसको भी भेज दिया, तो ये भी जलने से बच गया कि नहीं बच गया। तो लिख दो बाय स्टॉक ऑन, स्टॉक विद कंसाइनी, या गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट भी लिख सकते हो, बाय स्टॉक विद कंसाइनी। कि भैया इतना माल तो मैंने कंसाइनी, मेरा कंसाइनी के पास है, तो ये भी बच गया। बाकी का तो जल गया ना,
ओके, लेकिन उससे पहले आपको क्या लिखना होगा? जीपी। आपने फर्स्ट स्टेप में क्या कैलकुलेट किया था? जीपी रेट कैलकुलेट किया था। उस जीपी रेट को आपको क्या करना होगा? इस सेल्स पर अप्लाई करना होगा और एक एस्टिमेशन लगाना होगा कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना रहा होगा। तो लिखो जीपी कैसे आएगा? सेल्स इनटू जो पहला स्टेप में आपने जीपी रेट कैलकुलेट किया है उसको यहां पर यूज करना और आपके पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट और बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर बैलेंसिंग फिगर। विनीशा समझ में आया क्या अभी? स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। ओके विनीशा, हाँ जी, धीरे धीरे सबको समझ में आ जाएगा। मैं ऑलरेडी बहुत धीरे पढ़ाता हूँ, आपने देख लिया होगा अभी, और मैं लास्ट तक ऐसा ही रहने वाला हूँ। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग क्लासेस में धीरे पढ़ाता हूँ और बाद में भगा देता हूँ। आप मेरे जितने भी क्लासेस लेक्चर देखोगे सब में मैं ऐसा ही पढ़ाने वाला हूँ। आपको ही 2x पे देखना पड़ेगा, ठीक है? तो मेरे से जल्दी पढ़ाने का काम होता ही नहीं है। ओके, तो आज अपन एक बार इतना ही पे स्टॉप कर देते हैं। हमारी स्टेप्स अभी तक पूरी नहीं हुई है, इसके आगे की स्टेप्स आप ऑलरेडी जानते हो जब मैंने समझाया था तब। ये तो क्या आ गया? स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। इसमें से जो बचा लोगे वो हट जाएगा, बाकी का हो गया नुकसान, और उस नुकसान में से अब देखना है कि क्लेम कितना मिलेगा। बस 2 स्टेप और बाकी है, लॉस ऑफ स्टॉक का और क्लेम वाले का, वो अपन करेंगे कल। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।